पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी एक बार फिर से केंद्र की भाजपा सरकार खुद के बल पर विपक्षी दलों की सरकार गिराने में नाकामयाब हो गई और इसके लिए एक बार फिर से उसने केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लिया। भाजपा पर यह आरोप विपक्षी दल के नेताओं ने लगाया है। मामला दरअसल दिल्ली के शराब घोटाला से संबंधित है। इसे लेकर 21 मार्च की देर शाम ईडी की टीम भारी फोर्स लेकर केजरीवाल के आवास पहुंची। यहां तलाशी और पूछताछ के बाद ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। ईडी ने सीएम केजरीवाल को मामले का मास्टरमाइंड करार देते हुए कहा है कि वह दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने केजरीवाल को 9 बार तक समन किया, लेकिन केजरीवाल एक भी समन पर हाजिर नहीं हुए। लेकिन 9वें समन के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने याचिका दायर करते हुए कोर्ट से अर्जी लगाई कि अगर वह पूछताछ के लिए हाजिर होते हैं तो ईडी उन्हें गिरफ्तार ना करे, उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए। हालांकि हाईकोर्ट से केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद केजरीवाल गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हालांकि यहां से दायर याचिका को वापस ले लिया गया। अर्जी वापस लेने के पीछे का कारण निचली अदालत में होने वाली सुनवाई को बताया गया है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का सहारा केजरीवाल आखिरी समय में लेंगे। ये उनकी एक रणनीति का हिस्सा है। हालांकि हेमंत सोरेन की तरह अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने जेल से ही सरकार चलाने का फैसला किया है। यानी गिरफ्तारी के बावजूद वह सीएम पद पर बने रहेंगे। लेकिन केजरीवाल से जुड़ा मामला है क्या जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है? दरअसल दिल्ली की नई शराब नीति 2021-22 के तहत शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने और बदले में 100 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर है। इसी केस में केजरीवाल से पहले उनके दाएं हाथ मनीष सिसोदिया और बाएं हाथ संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों नेता लंबे समय से जेल में बंद हैं। वहीं ईडी ने इसी साल 15 मार्च को तेलंगाना विधान परिषद की एमएलसी के कविता को गिरफ्तार किया था। इस केस में केजरीवाल चौथे हाई प्रोफाइल और सबसे बड़े नेता हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। केस को समझने के लिए आपको दिल्ली की शराब नीति को भी समझना उतना ही जरूरी है। इसकी शुरुआत होती है 17 नवंबर साल 2021 से, जब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया। इस नई नीति के मुताबिक दिल्ली को कुल 32 जोनों में बांटा गया और कहा गया कि आप हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 शराब की दुकानें खोल सकते हैं। इस हिसाब से पूरी दिल्ली में कुल 849 शराब की दुकानें खोली गई थी। एक बड़ा बदलाव ये होने वाला था कि जो भी शराब की दुकानें खुलनी थी वह सारी प्राइवेट सेक्टर थी। सरकार शराब कारोबार से बाहर आ गई, जबकि पुरानी शराब नीति के मुताबिक 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें प्राइवेट सेक्टर द्वारा ऑपरेट की जाती थी। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। केजरीवाल सरकार का अनुमान था कि इस नीति के बाद 3,500 करोड़ का सीधा फायदा होगा। नई नीति के तहत एक और बड़ा बदलाव ये देखने को मिला कि शराब की दुकान के लिए जो लाइसेंस लगता था उसकी फीस कई गुना तक बढ़ा दी गई। तकनीकी भाषा में इसे L1 लाइसेंस कहते हैं, जिसके लिए किसी दुकानदार को लाइसेंस के तौर पर पहले 25 लाख रुपए देने होते थे, जो बढ़कर 5 करोड़ हो गया। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। इस वजह से नई शराब नीति शुरू से ही विवादों में घिरी रही। नई नीति लागू होने के बाद से राजस्व में भी भारी नुकसान के आरोप लगने लगे। इसे भी एक उदाहरण के तहत समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि 750 ml की एक शराब की बोतल, जिसका दाम पहले 530 रुपए था, वह अब बढ़कर 560 रुपए कर दिया गया था। इस वजह से एक रिटेल कारोबारी का मुनाफा 33 रुपए से बढ़कर 363 रुपए तक पहुंच गया। इसका सीधा मतलब यह था कि रिटेल कारोबारी को 10 गुना तक फायदा पहुंच रहा था, लेकिन सरकार को जो पहले 329 रुपए का फायदा मिलता था वो घटकर 3 रुपए 78 पैसे तक पहुंच गया।
गया। इसी वजह से कहा गया कि सरकार को जबरदस्त नुकसान हुआ। नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने का दावा किया जा रहा है। इसे लेकर विपक्षी दल भाजपा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गईं और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। विपक्ष का आरोप यह भी है कि इसके एवज में पार्टी के नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी। इन सब वजहों से नीति पर बवाल मचना शुरू हो गया और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। इससे पहले 8 जुलाई 2022 को कथित शराब घोटाले का खुलासा हुआ। ये खुलासा दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में हुआ था। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से 144 करोड़ 36 लाख रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। एयरपोर्ट जोन के लाइसेंस धारियों को भी 30 करोड़ लौटा दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी। इसके साथ ही पार्टी के अन्य नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। इसके मद्देनजर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन और नई शराब नीति में गड़बड़ी के आरोप में केस दर्ज किया। इसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगा, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज किया। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही है। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है, तो वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। बहरहाल सीबीआई ने जांच के दौरान आप नेता मनीष सिसोदिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की और फिर 26 फरवरी साल 2023 को लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान ईडी ने भी इसी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपनी जांच शुरू की और सिसोदिया को ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसियों ने अपनी जांच के दौरान कई लोगों को आरोपी बनाया और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। इस बीच इस स्कैम में आप सांसद संजय सिंह का भी नाम आया। ईडी ने दावा किया कि पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में शामिल थे। पिछले साल ईडी की टीम ने संजय सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि शराब घोटाले के एक अन्य आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक बैठक की थी और इसमें संजय सिंह भी मौजूद थे। अब सवाल ये उठता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की जद में आखिर आए कैसे? तो आपको बता दें कि बीते 15 मार्च जब बीआरएस पार्टी की नेत्री और तेलंगाना विधान परिषद की एमएलसी के कविता को गिरफ्तार किया गया, तब ईडी की पकड़ धीरे धीरे केजरीवाल तक भी पहुंचनी शुरू हो गई। के कविता पर आरोप है कि वह उस साउथ लॉबी का हिस्सा थी जिसने केजरीवाल सरकार की इस शराब नीति में अहम भूमिका निभाई थी। उनके अकाउंटेंट से भी ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ की थी। सवाल जवाब के दौरान उसने ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था। बताया जाता है कि इसी केस के एक आरोपी रामचंद्रन पिल्लई ने जांच एजेंसी को बताया था कि के कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था और इसी समझौते के तहत 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। वहीं इस केस में आरोपी समीर महेंद्रू ने ईडी को बयान दिया था कि आपके कम्युनिकेशन प्रभारी विजय नायर ने उनकी मुलाकात केजरीवाल से कराई थी। समीर के मुताबिक फेस टाइम ऐप के जरिए केजरीवाल से मुलाकात हुई। केजरीवाल ने विजय नायर को अपना आदमी बताया था। आरोप है कि नई आबकारी नीति पर केजरीवाल के घर बैठक हुई जिसमें मार्जिन प्रॉफिट 12% किया गया था। केजरीवाल की मंजूरी से मार्जिन प्रॉफिट बढ़ाया गया था। इन सब के बीच ईडी की टीम शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करना चाहती थी। आरोप है कि जब नई शराब नीति तैयार की गई थी तब इस स्कैम से जुड़े कई आरोपी अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थे। ईडी ने इसके लिए सीएम को अपना सबसे पहला समन 2 नवंबर को भेजा था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। इसके बाद 21 नवंबर 2023
23 को दूसरा नोटिस भेजा गया, तब भी उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया। ईडी ने 3 जनवरी और 18 जनवरी को समन भेजा। 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी को भेजे नोटिस पर भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। फिर 4 मार्च और 17 मार्च को समन भेजा गया। इस तरह से ईडी ने केजरीवाल को 9 समन तक भेज दिया, लेकिन उन्होंने समन पर हाजिर होने से इनकार कर दिया। उसके बजाय उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट से कोई राहत न मिलने के बाद आखिरकार ईडी की टीम 10वां समन लेकर केजरीवाल के आवास पर पहुंची। करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद रात 9 बजे गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार करने के बाद 11 बजे अरविंद केजरीवाल को ईडी उनके आवास से लेकर निकल गई। हालांकि गिरफ्तारी के बावजूद केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाने का फैसला किया है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का दावा है कि जांच एजेंसियों के पास केजरीवाल या अन्य नेताओं के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इससे बिल्कुल साफ है कि जब लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तब केंद्र की भाजपा सरकार जांच एजेंसियों के बदौलत सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। शायद इस बार भाजपा जो 400 सीटों का दावा कर रही है, वह केंद्रीय जांच एजेंसियों की बदौलत उसे हासिल भी हो जाए, क्योंकि जनता के पास तो कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा जा रहा है। वैसे आपकी क्या राय है इस पर, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।